दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। महाराष्ट्र में चुनाव है और महाराष्ट्र के चुनाव से पहले कई सारी ऐसी पहेलियां सामने आकर खड़ी हो गई हैं जिस पर एक के बाद एक करके सवाल उठ रहे हैं कि दरअसल चुनाव से पहले ये हत्या जो हुई बाबा सिद्दीकी की, वो चुनाव से जुड़ी हुई थी बात या फिर कुछ और थी। क्योंकि अभी तक बाबा सिद्दीकी की हत्या पर मीडिया में बहुत चर्चा हो चुकी है, लेकिन उसकी असल वजह अभी तक नहीं पता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मैसेज आ गया, लेकिन क्या वही सच है? उन्होंने जिम्मेदारी ले ली, ठीक है, लेकिन क्या वही कहानी है या उसके पीछे की कहानी कुछ और है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी गुत्थियां उलझती जा रही हैं दिनों। हमारे साथ जितेंद्र जी जुड़ रहे हैं, उन्हीं के साथ हम चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र की हर नब्ज को बहुत अच्छे से पहचानते हैं और आपको तो मालूम है कि महाराष्ट्र में अगर कोई भी परिस्थिति ऐसी दिखाई देती है जहां पर ये लगे कि कोई बड़ी साजिश हुई, तो उसकी बू कहां से निकल के आ रही है, वो कहानी कहां से शुरू हुई होगी। क्योंकि अभी तक अगर हम बात करते हैं, महाराष्ट्र का चुनाव है, बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है और उसके बाद अब तो ये तो पता लगता है कि किस तरह से समीर वानखेड़े जैसे अधिकारी जो बहुत चर्चित रहे थे, अब पता लगता है कि वो खुद भी चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। अलग अलग वर्टिकल्स निकल के आ रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं बाबा सिद्दीकी से। तो जहां तक बाबा सिद्दीकी की हत्या का सवाल है, चुनाव की घोषणा के 2 दिनों पहले ही बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। अब इसके पीछे लोग 3 तरह के मोटिव प्राथमिक तौर पर देख रहे हैं। एक मोटिव ये देखा जा रहा है कि कहीं ये राजनीतिक रंजिश, सियासी रंजिश की वजह से तो हत्या नहीं हुई। एक मोटिव यह है कि क्या सलमान खान के करीबी होने की वजह से उनकी हत्या तो नहीं हुई। तीसरा ये कि वो रियल एस्टेट के कारोबार में थे, तो क्या बिजनेस राइवलरी के चक्कर में उनकी हत्या हुई है। ये प्रमुख तौर पर 3 मोटिव सामने आ रहे हैं। अब मैं एक एक मोटिव को जो है एग्जामिन करना चाहूंगा। पहला मोटिव जो कह रहे हैं कि सियासी रंजिश की वजह से हत्या हो सकती है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस बात में कोई दम है। महाराष्ट्र में ऐसा होते नहीं आया है कि कोई एक पॉलिटिशियन या एक पार्टी किसी राइवल पार्टी के नेता को मरवा दे, या विद इन एक पार्टी जो है कोई एक नेता दूसरे को मरवा दे फॉर पॉलिटिकल रीजंस। मैंने तो अपने 2.5 साल के पत्रकारिता के करियर में ऐसा कभी देखा नहीं, और बाबा सिद्दीकी के मामले में भी मुझे ऐसा नजर नहीं आता है कि उनके किसी पॉलिटिकल ढाई दशक, जी बिल्कुल, माफ कीजिए, 2.5 दशक के पॉलिटिकल करियर में जो है मैंने कभी ऐसा नहीं देखा था। अब जो है बाबा सिद्दीकी की अगर बात करें तो बिल्कुल वो एक मुंबई में उनका नाम था एक पॉलिटिशियन के तौर पर। सुनील दत्त के वो काफी खास हुआ करते थे। सुनील दत्त, जैसा कि आप जानती हैं, अभिनेता के साथ साथ राजनेता भी थे, मुंबई से सांसद भी रह चुके थे, तो उनका पॉलिटिकल काम ये संभाला करते थे। और फिर उन्होंने जी जी जी, और उसी के साथ पॉलिटिक्स में सुनील दत्त की वजह से ये आगे ग्रो करते गए और फिर युवक कांग्रेस में ये जुड़े। इसके बाद ये नगर सेवक चुने गए। पार्षदों को महाराष्ट्र में नगर सेवक कहा जाता है। ये नगर सेवक बने, नगर सेवक बनने के बाद विधायक बने, और फिर इनको महाराष्ट्र में जब कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी तब एफडीए का मंत्री भी बनाया गया था, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। और 3 बार ये विधायक चुने जा चुके थे। इनके बेटे जीशान सिद्दीकी बांद्रा ईस्ट थे, विधायक थे। और मुंबई में जो गिने चुने मुस्लिम चेहरे थे कांग्रेस के, उनमें से बाबा सिद्दीकी एक थे। तो ठीक ठाक इनका राजनीतिक कद था। लेकिन जहां तक राजनीतिक कारणों से इनकी हत्या का सवाल है, तो मैं उससे सहमत नहीं हूं। मुझे नहीं लगता है कि पॉलिटिकली ये किसी के लिए थ्रेट थे या किसी का पॉलिटिकल गेम खराब कर रहे थे, इसकी वजह से उनकी हत्या करवा दी गई। तो ये पहला मोटिव था जिस पर मैंने अपनी राय रखी। अब बात करते हैं दूसरे मोटिव की। दूसरा मोटिव जो कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने इसलिए हत्या करवाई बाबा सिद्दीकी की क्योंकि बाबा सिद्दीकी सलमान खान के करीबी माने जाते थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाबा सिद्दीकी सलमान खान के बेहद करीबी थे। इसकी मैं एक मिसाल देता हूं। आपने वो विजुअल तो देखे ही है कि शाहरुख और सलमान को अपनी इफ्तार पार्टी में बुलाया था, उनके गले मिलवाया। खैर वो तो सभी जानते हैं, लेकिन इसके अलावा एक कहानी है मेरे पास में जो ये बताती है कि बाबा सिद्दीकी कितने करीब थे सलमान खान के। अक्टूबर 2002 में सलमान खान ने कार एक्सीडेंट किया था, उनके ऊपर आरोप लगा हिट एंड रन का। हिट एंड रन के बाद जब ये वारदात हुई तो वो घर पर भाग के नहीं गए थे, वो कहीं जाकर छुप गए थे। उसके बाद मैं और बाकी मीडिया वाले, हम लोग सब सलमान खान को तलाश रहे थे और सवाल उठाए जा रहे थे कि भाई हादसे को 6-7 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक सलमान खान को पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्या सलमान खान फरार हो गए? क्या मुंबई छोड़कर चले गए? क्या पुलिस उनको बचा रही है? इस तरह के सवाल किए जा रहे थे। अचानक दोपहर को 1:30-2 बजे के करीब बांद्रा पुलिस स्टेशन में सलमान खान अपने वकील के साथ हाजिर होते हैं। वकील कौन होते हैं?
वारिस पठान, जो कि बाद में एमआईएम के विधायक भी बन गए थे, तो वो उनकी जमानत करवाते हैं। 950 रुपए की जमानत पर सलमान खान छूट जाते हैं। अब सलमान खान कहाँ थे, ये बात खुद एक बार बाबा सिद्दीकी ने मुझे बातों बातों में बताई थी। उनका कहना था कि जिस वक्त आप सवाल पूछ रहे थे टीवी पर कि सलमान कहाँ है, सलमान कहीं फरार तो नहीं हो गए, क्या हुआ, तो सलमान उस वक्त मेरे घर में थे। सलमान खान बाबा सिद्दीकी के घर में छुपे थे, सलमान खान को उन्होंने छुपा कर रखा था उतनी देर तक। ये तो आप विश्वास उनका उनके साथ, जी, इतना विश्वास था और एक तरह से सपोर्ट सिस्टम का काम कर रहे थे बाबा सिद्दीकी सलमान खान के लिए। चाहे वो हिट एंड रन का मामला हो, चाहे वो ब्लैक बक हंटिंग का मामला हो, जहां पर भी वकीलों से बात करने की बात हो या किसी तरह का कोई लीगल पचड़ा हो, तो बाबा सिद्दीकी हमेशा उनके साथ खड़े नजर आए। तो ये बात जगजाहिर थी कि बाबा सिद्दीकी सलमान खान के करीबी थे। और मैं इसलिए इस थियोरी में दम मानता हूं, मुझे लगता है इस थियोरी में वजन है, क्योंकि मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक ये पुराना फॉर्मूला रहा है कि अगर आप अपने मेन टारगेट को नहीं मार सकते हैं तो आप उसके दाएं बाएं के किसी शख्स को, उसके करीबी आदमी को मार दीजिए, उसके किसी दोस्त को मार दीजिए, उसके रिश्तेदार को मार दीजिए, उस पर दबाव डालने के लिए। इस खातिर दो मिसालें हैं मेरे पास। एक, जैसे कि अरुण गौली को दाऊद इब्राहिम को मारना था, लेकिन दाऊद इब्राहिम को जब वो नहीं मार पाया तो दाऊद के बहनोई, यानी कि दाऊद की बहन हसीना पारकर के पति इब्राहिम पारकर की 1991 में हत्या करवा दी। इसी तरह से पठान गैंग को दाऊद को मारना था, जब वो दाऊद को नहीं मार पाए तो दाऊद के बड़े भाई साबिर की हत्या करवा दी। अरुण गौली के बड़े भाई पापा गौली की किसी राइवल ने हत्या करवा दी। तो ये अंडरवर्ल्ड का एक पुराना तरीका है अपने विक्टिम को डराने का, उसको प्रेशराइज करने का। तो हो सकता है, बहुत मुमकिन है, ये मेरा सरमाइश है कि लॉरेंस बिश्नोई ने भी, चूंकि लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पर सलमान खान था, लेकिन अब सलमान खान को इतनी बड़ी सुरक्षा का घेरा दे दिया है मुंबई पुलिस ने कि वो लॉरेंस बिश्नोई की पहुंच के बाहर है। तो ऐसे में जो उनका सबसे करीबी आदमी था उसको लॉरेंस बिश्नोई ने टारगेट किया। तो इस थियोरी पर मुझे यकीन है, हालांकि अभी कंक्लूसिवली पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में ये बात नहीं आई है। तीसरी थियोरी जो है कि बिजनेस राइवलरी की, इस एंगल को नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि देखिए बाबा सिद्दीकी जो है रियल स्टेट के कारोबार से जुड़े हुए थे, और मुंबई में जो भी बिल्डर है रियल स्टेट के कारोबार से जुड़ा हुआ है, उसके लगभग हर आदमी के झगड़े झंझट हैं ही किसी ना किसी प्रकार के। कहीं पर राइवल बिल्डर से दुश्मनी है, कहीं पर जगह खाली करवानी होती है, तो कहीं पर जगह जो है राइवल बिल्डर खाली करवा रहा है तो उसके खिलाफ शिकायत करवानी होती। अब मैं यहां पर एक आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। कल जीशान सिद्दीकी जो बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं, उन्होंने कल एक ट्वीट किया, और इस ट्वीट में उन्होंने ये बात कही शुरुआत में, माई फादर लॉस्ट हिज लाइफ सेविंग द लाइव्स एंड होम्स ऑफ पुअर इनोसेंट पीपल। तो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहे हैं कि इनके पिता की हत्या रियल स्टेट से जुड़े मामले की वजह से हुई, क्योंकि बैंड्रा इलाके में ही कुछ ऐसी झुग्गी बस्तियां हैं जिनको कि रीडेवलप किया जाना था, और जहां से झोपड़ा वासियों को हटाकर वहां बड़े बड़े टावर खड़े किए जाने थे, बिल्डिंगें खड़ी की जानी थी, और बाबा सिद्दीकी उनका विरोध कर रहे थे। तो ये भी एक कारण हो सकता है, विनीता। तो मतलब कुल मिला के इसमें ये कहा जा सकता है कि जिस महाराष्ट्र को माफिया फ्री माना जा रहा था, वो माफिया फ्री नहीं है। अभी सिचुएशन बहुत ज्यादा यहाँ पे खराब है। अगर इतनी ओपन मर्डर हो जाता है वहां पर, तो यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई जैसे व्यक्ति का दाऊद को रिप्लेस करने वाला जो प्लान चल रहा है, इसको कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि हाँ, ये पॉसिबिलिटीज है। भले वो 32 साल का लड़का साबरमती जेल में बैठ करके सोच रहा है कि मैं दाऊद को रिप्लेस कर दूंगा, और लोग उसके पीछे जो भी लोग साथ में हैं, तो यहाँ पर उसने एक धमक पैदा करने की कोशिश की है इस क्राइम के वर्ल्ड में। इसका मतलब बिल्कुल, देखिए मुंबई अंडरवर्ल्ड में बीते 1.5 दशकों से एक वैक्यूम रहा है। जो आखिरी बड़ी वारदात मुंबई अंडरवर्ल्ड में हुई, वो हुई थी जून 2011 में, जब वरिष्ठ पत्रकार जेडे की हत्या करवा दी थी छोटा राजन गिरोह ने। उसके बाद कोई ऐसी बड़ी किलिंग नहीं हुई जिसने कि पूरे शहर में सनसनी मचा दी हो। और जहां तक दाऊद इब्राहिम के गिरोह का सवाल है, तो दाऊद इब्राहिम के गिरोह ने नवंबर 2002 के बाद में मुंबई शहर में एक भी गोली नहीं चलाई। नवंबर 2002 में अली नांजियानी नाम का एक केबल ऑपरेटर था, वो तहलका न्यूज नाम का एक लोकल केबल चैनल चलाता था। उसकी हत्या डी कंपनी ने इसलिए करवा दी थी क्योंकि दाऊद के भाई नूर इब्राहिम से, जिसको नूरा कहते हैं, उसके साथ में उसका किसी संपत्ति को लेकर विवाद हो गया था। इसकी वजह से हत्या करवाई गई थी। फिर 2003 में दाऊद के भाई इकबाल कास्कर को डिपोर्ट करके मुंबई लाया गया। उसके बाद से, जब से इकबाल कास्कर भारत आया, उसके बाद से डी कंपनी ने मुंबई में अपने ऑपरेशन समेट लिए। हाँ, ये अलग बात है कि जो दाऊद के नाते रिश्तेदार हैं, जो पुराने लोग हैं, वो दाऊद के नाम को भुनाते थे, या किसी को एक्सटॉर्शन का कॉल करें या फिर
कुछ आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं तो डी कंपनी का नाम लग जाता था। लेकिन जो डी कंपनी का कोर था, जो गैंग ऑपरेशंस थे, वो डी कंपनी की तरफ से 2002 में ही बंद हो गए। ठीक है, एक एक इस सब्जेक्ट से अलग एक क्वेश्चन मैं कर रही हूँ, फिर दीपक जी के साथ में चर्चा शुरू कर दूंगी। समीर वानखेड़े, जो कि काफी, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि काफी चर्चाओं में रहे, महाराष्ट्र में कई रंग देखने को मिल रहे हैं। अब समीर वानखेड़े भी पॉलिटिक्स में आ रहे हैं और उधर अपना इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन और एक ना शिंदे गुट को वो ज्वाइन करने वाले हैं। तो ये जो सिचुएशन है, हालांकि पहली बार नहीं हो रहा है ऐसे, दीपक जी तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि राजेश्वर सिंह जैसे अधिकारी भी फिर पॉलिटिकल ग्राउंड पर जाने के लिए कितने तड़प रहे थे, फाइनली पहुंच ही गए। तो ये सारी जो भी इनकी कार्रवाई रही थी उस वक्त में समीर वानखेड़े की, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है अब लोगों को कि एक्सपोज हो गई ये सिचुएशन कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा ही मोटिव चल रहा था और फाइनली डायरेक्ट विद द बीजेपी ना सही, लेकिन अलायंस के साथ वो अपनी शुरुआत कर ही रहे हैं, या कुछ और इसमें फैक्ट्स है? देखिए, उस वक्त में जब आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई थी, तो उस दौरान ऐसा आरोप लगा था, और खास करके ऐसा आरोप लगा रहे थे नवाब मलिक, जो कि तब महाविकास आघाड़ी में मंत्री थे, और उनका कहना था कि समीर वानखेड़े जो है वो सत्ता पक्ष को खुश करने के लिए इस तरह से काम कर रहे हैं, और ये आरोप लगाए गए थे। और उनका सीधा आरोप था कि समीर वानखेड़े जो है वो सत्ता पक्ष से मिले हुए हैं। और अब जब चुनाव लड़ने की बात हो रही, तो वो भी देखिए ना, जो सत्ताधारी पार्टी है, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना, उसी के टिकट पर चुनाव लड़ने की बात हो रही है। हालांकि मेरी समीर वानखेड़े से बात हुई, और समीर वानखेड़े का ये कहना है कि अभी तक जो मीडिया में खबरें आ रही हैं वो बहुत जल्दबाजी में आ रही हैं, मेरी कोई बात हुई नहीं है, ना तो किसी सीट पर मेरी डील हुई है। उनका ये कहना था कि मुझे कहा जा रहा है कि आप धारावी से चुनाव लड़िए, लेकिन अभी वो स्टडी कर रहे हैं धारावी को कि अगर वो वहां से चुनाव लड़ते हैं तो क्या वो जीत पाएंगे, क्योंकि अगर वो हार जाते हैं तो ना यहाँ के रहेंगे ना वहां के रहेंगे। अभी उनका कहना है कि अगर वो IRS में बने रहते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में, तो अगले साल वो कमिश्नर बन जाएंगे। लेकिन अगर उनको चुनाव लड़ना है तो फिर उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, और अगर चुनाव वो जीत जाते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो ना घर के रहे ना घाट के रहे, फिर ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। इसलिए समीर वानखेड़े इस वक्त काफी दुविधा में हैं, और वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनको इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। वो और 2 दिन का समय मांग रहे हैं, और 2 दिनों में ये स्पष्ट हो जाएगा कि समीर वानखेड़े चुनाव लड़ने वाले हैं या नहीं लड़ने वाले हैं। हाँ, लेकिन एक परसेप्शन क्लियर हो जाता है ना कि किस तरह से कोई अधिकारी अपनी तमाम कार्रवाई कर रहा था। तब आर्यन खान से लेकर के तमाम बॉलीवुड सितारों को उन्होंने लाइन में लगा दिया था। एनसीबी उनके दफ्तर के चक्कर वो लगा रहे थे, तो यहाँ पे तस्वीर उससे साफ हो जाती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।